तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है 18th सेंचुरी लिटरेचर, 18वीं शताब्दी का जो साहित्य है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पूरा का पूरा ये वन शॉट वीडियो होने वाला है यूनिट फर्स्ट का, जिसमें आपको यूनिट फर्स्ट पूरी रिवाइज करवाने वाला हूँ। ये आपके सामने जो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है ये मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे कहाँ पर मिलेगी अभी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में। जो लिंक दे रखा है मैंने टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। जरूर ज्वाइन जरूर से कर लेना। जैसे ज्वाइन करोगे ऊपर की तरफ लिखा होगा यूनिवर्सिटी चैंपियन एमजीसी। जैसे यूनिवर्सिटी चैंपियन एमजीसी पे क्लिक करोगे नीचे की तरफ आना आपको, और यहाँ पर जो फाइल वाला सेक्शन है इस पे क्लिक करना है। जैसे फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे यहाँ सर्च वाला ऑप्शन होगा, इस पे जाके सर्च करना है आपको क्या, इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश जैसे सर्च करोगे इंग्लिश लिटरेचर आपके सामने बीए सेकंड सेमेस्टर गेस्ट पेपर के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी, और इसको खोल लेना है फिर आपको। और खोलने के बाद में इस तरीके से पढ़ लेना है। साथ के साथ अन्य टॉपिक, अन्य जो यूनिट है उसके सॉल्यूशन भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट का जो लिंक दे रखा है इस पर क्लिक करके आपको पढ़ लेना है। साथ के साथ यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट है, यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट और शॉप वाला ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करके भी आप जो, और अगर कोई फ्लिपकार्ट मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। चलो शुरू करते हैं आपका यूनिट फर्स्ट से। डिफाइन द इलेगी, है ना, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म इलेगी विद द सुटेबल एग्जांपल। तो आपको इलेगी जो टर्म है उसको सुटेबल एग्जांपल के साथ समझाना है कि इलेगी जो टर्म होती है वो क्या होती है, इसको विस्तार पूर्वक बताना है। An elegy is a form of poem written to mourn the death of a specific person to express the sorrow। तो यहाँ पर जो टर्म होती है इलेगी, इलेगी क्या आती है, एक पोएम की फॉर्म में आपके सामने लिखी जाती है। जैसे अगर कोई आप पोएम लिखते हो ना, पोएम मतलब कविता, आपने हिंदी में कविताएं पढ़ी होंगी, इसी तरीके इंग्लिश लिटरेचर का विद्यार्थी हो तो आपने इंग्लिश में क्या पढ़ा होगा, पोएम को पढ़ा होगा। तो इलेगी भी क्या आपके सामने एक पोएम की टर्म है, जिसको कब लिखा जाता है, रिटर्न टू द मोर्न द डेथ ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन और टू एक्सप्रेस द सोरो। तो कब लिखा जाता है, कोई भी इंसान है, मौन मतलब क्या होता है, दुख में कोई भी इंसान होता है उसकी जब मृत्यु हो जाती है स्पेसिफिक पर्सन की, कोई मतलब एक विशिष्ट व्यक्ति की, तो उसके दुख में जो सोरो एक्सप्रेस, उसका दुख जो दिखाने के लिए आपके सामने इलेगी को लिखा जाता है। ऐसे समझ लो कि कोई व्यक्ति है, अगर कोई उसकी कोई मृत्यु हो गई तो उसको दुख को दिखाने के लिए अगर आपको अगर कोई पोएम लिखी जाए तो उसको क्या लिखा जाता है, आपके सामने इलेगी के नाम से जाना जाता है। या आपको कोई भी पोएम पढ़ने के बाद में आपको ये पता चले कि इससे हमें दुख की भावना आ रही है कोई व्यक्ति की मृत्यु पर, तो उसी को भी इलेगी के नाम से जाना जाता है। और ए ट्रेजिक लॉस, ट्रेजिक मतलब एक दुखद घटना, लाइक द पासिंग ऑफ यूथ और इनोसेंस, मतलब जैसे कि मान लो अगर शहीद आजम भगत सिंह है, अपने उसके ऊपर अगर कोई पोएम लिखी गई इंग्लिश के अंदर और लेमेंट जिसके अंदर आपको दुख की भावना नजर आ रही है, उनकी शहीद होने पर एक कविता लिखी गई, तो उसको भी इलेगी के नाम से जाना जाएगा। जैसे कि एक बहुत बड़ा मतलब ट्रेजिक लॉस मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया भाई, शहीद आजम जैसे क्रांतिकारी व्यक्ति अगर बहुत छोटी उम्र में अगर जिनको शहीद वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो क्या होता है, एक समाज के लिए दुख की बात होती है। तो इसी तरीके से आपको इनमें फीलिंग आती है। इट इज ए It is characterized by a solemn, reflective tone and typically follow a progressive from the grief to the consolation। अगर आप इसको अगर करेक्टराइज करने किया जाए, मतलब इसकी विशेषताओं की बात की जाए, इसमें एक रिफ्लेक्टिव टोन होती है और साथ के साथ फॉलो करता है प्रोग्रेसिव फ्रॉम ग्रिफ टू द कंसोलेशन। ये किसकी बात करता है आपके सामने, किसकी बात करता है, ग्रीफ टू कॉन्सोलेशन की बात करता है। ग्रीफ मतलब होता है दुख, और कॉन्सोलेशन का अर्थ होता है आपके सामने संतावना। जैसे अपन किसी की बात नहीं करते कि चलो कोई बात नहीं, अगर कोई इंसान है वो उसको मृत्यु प्राप्त हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गया, शहीद हो गया, कोई बात नहीं, चलो जीवन ऐसा ही है, हमें इसी के साथ जीना पड़ता है, तो अपन संतावना देते हैं ना भाई। अगर कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है तो घर पे पहुंचने के बाद में अपन ऐसे थोड़ी कि सामने वाले को कह दें कि अच्छी बात होगी, ऐसे नहीं कहते। संतावना जो अपन दी जाती, सिंपैथी अपन को दी जाती है, सिंपैथी का ही सिनोनिम है कंसोलेशन की। जो अगर जो इलेगी जो आपके सामने जो ये पूरी की पूरी जो पोयम होती है ये किस प्रकार से चलती है, ये आपके सामने टिपिकली इनमें रिफ्लेक्टिव टोन होती है जो प्रोग्रेस करती है दुख से लेकर आपको लेकर कंसोलेशन तक। दुख से, इसमें दुख की भावना शुरू होती है और कंसोलेशन की तरफ ये आगे बढ़ती है।
समझ में आ गया? की कैरेक्टरिस्टिक्स, महत्वपूर्ण जो पॉइंट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहला क्या है, जो मोर्न एंड लेमेंटिंग, दोनों का अर्थ क्या होता है? दोनों का अर्थ होता है विलाप करना या दुखी होना। द पोएट एक्सप्रेस द प्रोफाउंड सोरो फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम। अगर आप बहुत गहराई से इनको समझने का प्रयास करो, अगर इस इलेगी जैसे आपके सामने जो पोएम है, तो इसको क्या पता चलता है, जो पोएट है आपके सामने, जो कवि है, वो क्या बताने का प्रयास कर रहा है? कवि बताने का प्रयास, जो आपके सामने लेखक है या कवि क्या बताने का प्रयास कर रहा है? दुख को एक मुख्य विषय बनाकर, मुख्य को केंद्र केंद्र में रखकर वो आपके सामने जो ये इस प्रकार की जो पोएम होती है इसको एक्सप्रेस करने का कार्य करता है। मतलब इन सब पोएमों क्या है, दुख को केंद्र में रखा जाता है और उसके बाद में इन सब जो पोएम होती है इनको लिखा जाता है। अगले वाला पॉइंट है प्राइज एंड द डिसीज्ड। यहाँ पर क्या दिखाया जाता है, प्राइजिंग द डिसीड, मतलब डिसीड का अर्थ होता है मृतक, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, डेथ पर्सन हो गए ना, उसकी प्राइजिंग क्या होता है, अर्थ होता है कोई भी इंसान की प्रशंसा करना। तो जो मृतक व्यक्ति हो गया उसकी बढ़ाई की जाती है इसमें के अंदर। भाई एक बात बताओ, अगर कोई भी इंसान की मृत्यु हो जाती है, आपके गांव में ये बात सोच लो, है ना, कोई भी व्यक्ति था, भाई मृत्यु हो गई, तो अपन क्या करते हैं, भाई आदमी तो बहुत अच्छा था, उसने देखो थोड़े से दिन पहले मेरे से मिलके गया था, हंसमुख लग रहा था, चाहे जैसा भी था, समाज में बहुत अच्छा व्यक्ति था, समाज में काम आता था, कोई भी काम के लिए अगर अपन उसको कह देते थे तो काम कर देता था। अपन भी तो यही करते हैं ना, चाहे कोई भी अच्छा था बुरा था वो बात की बात होती है, लेकिन फिर कोई भी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो अपन क्या करते हैं, भाई उसकी लगभग बड़ाई करते हैं कि आदमी तो बहुत अच्छा था। तो यही काम किसमें किया जाता है, भाई कोई भी साहित्य की रचना हो, साहित्य की रचना भी तो समाज से ही की जाती है, तो यही चीज यहाँ पर भी किया जाता है। जो आपके सामने जो मृतक व्यक्ति होता है उसकी क्या की जाती है, उसकी बढ़ाई की जाती है। द पोएम ऑफ्टन इंक्लूड द प्राइज यूलॉजी फॉर द वर्च्यूज एंड द अकम्पलेशन ऑफ द पर्सन लॉस्ट। मतलब जो ये इस प्रकार का जो साहित्य लिखा जाता है, इलेगी वाला साहित्य लिखा जाता है, इसमें क्या किया जाता है, ये पोएम के अंदर क्या होता है, प्राइज देखने को मिलती है, प्राइज मतलब प्रशंसा देखने को मिलती है, फॉर द वर्च्यूज एंड द अकम्पलेशन ऑफ द पर्सन लॉस्ट। जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसने अपने जीवन में क्या क्या करते किए, क्या क्या काम किए, वो लोगों से कैसे उसका जुड़ाव था, कैसे लोग उसको अपनापन उससे मानते थे। तो सभी लोगों की क्या करता है, सभी लोगों की आपके सामने जो प्रशंसा देखने को मिलती है, सभी लोगों को अपनापन देखने को मिलता है, इस प्रकार का जो साहित्य होता है इसके अंदर। कॉन्सोलेशन की बात करें आपके सामने, द पोएम यूजुअली कंक्लूड बाय ऑफरिंग सब सम कॉन्सोलेशन का अर्थ मैंने आपको पहले बताया था, सिंपैथी होता है। सिंपैथी मतलब संतावना देना कोई आदमी के, भाई अपन मृत्यु होने पे घर पे जाकर कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, जीवन में दुखद घटना तो हो गई है, लेकिन अब यही जीवन है, यही जीवन की वास्तविकता है कि कोई ना कोई इस संसार में कोई व्यक्ति आया तो उसे जाना भी पड़ता है। समझ में आ गया? तो इसी को संतावना बोला जाता है। द पोएम यूजुअली कंक्लूड बाय द ऑफरिंग सम फॉर्म ऑफ सोलेक और द एक्सेप्टेंस। मतलब ये जो पोएम है, ये जो कविता है, ये क्या कंक्लूड करती है, ऑफर करती है सम फ्रॉम द सोलेक और एक्सेप्टेंस, मतलब स्वीकृति को आपको देने का काम करती है, कि कोई भी व्यक्ति हो उसको स्वीकृति देती है इस सब चीजों के बारे में। Often by reflecting on the general human condition or the spiritual afterlife। तो आपको क्या है, जो ह्यूमन कंडीशन और स्पिरिचुअल आफ्टर लाइफ के बारे में सारी की सारी चीजों के बारे में बताया। मतलब कोई भी व्यक्ति है वो क्या हो गया, मृत्यु तो हो गई, तो मृत्यु होने के बाद में उसके द्वारा जो सोलेक और एक्सेप्टेंस, मतलब आपको उस व्यक्ति के जो जाने के जो आपको जो दुख है उसको स्वीकार करना ही पड़ता है, इस चीज के बारे में आपको बताना। रिफ्लेक्टिंग ऑन द जर्नल ह्यूमन कंडीशन और द स्पिरिचुअल आफ्टर लाइफ, साथ के साथ आपको क्या दिखाया जाता है, एक आम जो मनुष्य होता है उसकी जीवन में क्या क्या कंडीशन होते हैं, उसकी कैसे कैसा जीवन होता है, और स्पिरिचुअल आफ्टर लाइफ मतलब उसके जीवन के बाद की घटनाओं पर बात बात की जाती है। एग्जाम्पल की बात करें, स्पिरिचुअल होता है आपके सामने आध्यात्मिक जीवन के बारे में। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ द कोर्स इज द थॉमस ग्रे इलेगी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड। तो सबसे जो फेमस आपके सामने ये जो साहित्य देखने को मिलता है आपके सामने, इलेगी वाला जो जिसमें मृतकों के ऊपर जो लिखी जाती है, वो किसमें लिखी गई, थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई इलेगी। किसके द्वारा, कंट्री चर्चयार्ड नामक एक इलेगी लिखी गई। ये सबसे फेमस उदाहरण रहा है इसका।
which mourn not only a single person but the mute inglorious death of a rural village। साथ के साथ यहाँ पे क्या दिखाया गया है, इसमें जो जो मृत्यु की जो घटना दिखाई गई है वो सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं दिखाई गई है, बल्कि म्यूट इनग्लोरियस डेथ दिखाई गई है किसी भी इंसान के बारे में। ऑफ ए रूरल विलेज, तो एक पूरा गांव है उसके डेथ के बारे में दिखाया गया है। Thereby the meditating on the universal morality, other major example are the included Milton, Lycidas and the Sally Adonisis। तो इसमें से जो आपके सामने अन्य जो उदाहरण देखने को मिलते हैं वो कौन से देखने को मिलते हैं, मिल्टन, लाइसिड्स के द्वारा और सैली एडोनिस के द्वारा जो प्रमुख उदाहरण है इस प्रकार के साहित्य के देखने को मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है अब आपके सामने जो इलेगी वाला जो टर्म है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से इस प्रकार के साहित्य की रचना की जाती है, क्या क्या महत्वपूर्ण और प्रमुख बिंदु होते हैं इस प्रकार के साहित्य के। अगले वाले पॉइंट की बात करें, जो यूनिट फर्स्ट में जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड द सेंटिमेंटल कॉमेडी। तो आपको शॉर्ट नोट लिखने किसके ऊपर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स पे और सेंटिमेंटल कॉमेडी के ऊपर। मतलब कॉमेडी ऑफ मैनर्स मतलब कोई भी जो कॉमेडी करने का जो तरीका होता है, एक सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल क्या होता है, भावनात्मक जो आपके सामने कॉमेडी मतलब हास्य स्पर्ध जो कविताएं होते हैं, साहित्य होता है, लेख होता है, उसमें आपके ऊपर इसके ऊपर क्या है, एक शॉर्ट नोट लिखना है, एक छोटी सी आपके ऊपर टिप्पणी करनी है आपको। कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है, इट इज द सपोज जो सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ कॉमेडी होती है प्रिविलेंट ड्यूरिंग द रिस्टोरेशन पीरियड। तो ये जो सोफिस्टिकेटेड का अर्थ क्या होता है, वैसे तो सोफिस्टिकेटेड का अर्थ होता है कोई भी चीज अपने जो सफोकेशन होता है ना, मतलब सांस लेने में घुटन होती है आपको, तो इस प्रकार का इसी शब्द से निकला हुआ सोफिस्टिकेटेड। इसका अर्थ क्या होता है, आपके सामने कठिन या जटिल, मुश्किल कोई चीज होती है, एकदम जो हार्ड हो गया, कठिन हो गया, इस प्रकार के टर्म में इसका यूज किया जाता है। फॉर्म ऑफ कॉमेडी प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द रिस्टोरेशन पीरियड, आपके सामने जो पुनरुद्धार का जो समय देखने को मिल रहा था 17वीं शताब्दी में, तो इस प्रकार की जो कॉमेडी है वो देखने को मिलती है। इट सटायर्स द मैनर्स, अफेक्शन एंड द कन्वेक्शन ऑफ द अपर क्लास। तो ये किस पे करती है, सटायर का अर्थ क्या होता है, व्यंग्य करना। देखो आपने हिंदी हिंदी पढ़ी होगी, तो वहां पर एक शब्द आता था कि भाई व्यंग्य किया गया है, व्यंग्य किया गया। व्यंग्य क्या होता है, आप अपने दोस्तों पर कभी कभी क्रिटिसाइज कर देते हो ना, उसको मजाक मजाक में आप उसको ऐसी बात कह देते हो जिसको उसको बुरा भी लग जाए लेकिन आप सबको हंसी भी आ जाए, इस प्रकार की अपन बातें कहते हैं ना, उसी को व्यंग्य के नाम से जाना जाता है, उसी को इंग्लिश में सटायर के नाम से जाना जाता है। सटायर द मैनर्स ऑफ अफेक्शन, प्यार के लिए, कन्वेक्शन मना लेना ऑफ द अपर क्लास। तो जो आपके सामने जो अपर क्लास होती है ना, जो समाज में ऊपर के लोग होते हैं, मतलब जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, उसके ऊपर आपके सामने क्या किया गया, सटायर किया गया, व्यंग्य किया गया कि वो लोग किस प्रकार का जीवन जीते हैं, वो लोग क्या क्या करते हैं। तो भाई समाज में तो नियम रहा ही है कि समाज में भाई सभी लोग क्या करते हैं, अपर क्लास के ऊपर हंसी मजाक करते रहते हैं, तो उसी प्रकार का आपके सामने देखने को मिलता है। की फीचर्स की बात करें, महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें, विटी एंड द साइनिकल डायलॉग्स देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के आपके डायलॉग देखने को मिलते हैं, विटी एंड साइनिकल। विटी मतलब कैसे होते हैं, आनंद पूर्वक, जैसे आपको पढ़ के ना मजा आ जाए, जिसको समझ में आ गया, इस प्रकार के डायलॉग देखने को मिलते हैं। और साइनिकल आपके सामने जो डायलॉग देखने को मिलते हैं, साइनिकल का अर्थ होता है निंदक, जिसकी जो आपको जिसमें आपको जो अपन निंदा करते हैं किसी व्यक्ति की, उस प्रकार के आपको डायलॉग देखने को मिलते हैं जिसमें आप कोई व्यक्ति की निंदा कर रहे हो, या फिर विटी जो आपके सामने विनोद, जिसको पढ़ने के बाद में आपको अंदर से आनंद आ जाए, इस प्रकार के आपको कॉमेडी है वो देखने को मिलती है। समझ में आ गया। आप भी अपने दोस्तों की इस प्रकार का सटायर या जो करते हो तब किस चीजों का ध्यान रखते हो कि सामने वाले व्यक्ति उसको बुरा भी नहीं लगे और आप अपनी बात भी रख लो, इसी प्रकार का किया जाता है ना। कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स इन्वॉल्विंग द अडल्ट्री एंड द इंटरव्यू कैरेक्टरिस्टिक्स विद द स्टीरियोटाइप नेम्स। क्या किया गया है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स प्लॉट। कॉम्प्लेक्स प्लॉट क्या होता है, जो आपके सामने जो कथा रची जाती है, जो कहानी लिखी जाती है, उसको कॉम्प्लेक्स मुश्किल फॉर्म में इसको रखा जाता है। अडल्ट्री एंड द इंटरव्यू एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स विद द स्टीरियोटाइप नाम। साथ के साथ क्या, थोड़े जो आपके सामने जो अडल्ट्री, जो बड़े लोग जिस कॉमेडी को देख सकें, हंसी, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो कॉमेडी का फॉर्म होता है उसको, साथ के साथ स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होते हैं, समाज में जो स्टीरियोटाइप चलते हैं, अंधविश्वास बोला जाता है,
और अंधविश्वासी नाम तो कोई होते नहीं है, लेकिन पुराने नाम जिस प्रकार के जैसे चलते थे, जैसे आज के समय अपन के नाम है थोड़े मॉडर्न नाम देखने को मिलेंगे। अब आपके दादा के, है ना, और आपके पिताजी के भी हो सकते हैं, या उनसे पहले के आपके दादा के नाम सुनना, वो थोड़े आपको नाम यूज किए जाते हैं ना, उस प्रकार के जो नाम है उसको स्टीरियोटाइप नेम्स के नाम से जाना जाता है। मतलब आमतौर पर जो समाज में आज के समय जो चलन में नाम नहीं है, या फिर जो बहुत पुराने समय में जो नाम हुआ करते थे, उस प्रकार के जो नामों को स्टीरियोटाइप नेम्स के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फोफलिंग लेडी विस्फोट रिप्रेजेंटिंग द सोशल टाइप। तो जो नाम हुआ करते थे जैसे फोफलिंग हो गया, लेडी विस्फोट्स हो गया, और इस प्रकार के जो सोशल टाइप के नाम होंगे उस प्रकार के नामों को जाना जाता है। पर्पज की बात करें, टू अम्यूज द ऑडियंस बाय द एक्सपोजिंग द hypocrisy हिपोक्रेसी एंड द मोरल करप्शन। तो इसमें पर्पज क्या है भाई, ये जो आपके सामने ये जो मजाक उड़ाया जा रहा है, ये स्टीरियोटाइप जो पुराने टाइप के नाम लेकर लोगों को इसमें आनंद लिया जा रहा है, इस प्रकार की कॉमेडी की जाती है, इसका पर्पज क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है? टू अम्यूज द ऑडियंस, मतलब अम्यूज क्या होता है, जो मजा देना, आनंद लेना, इस प्रकार का। तो जो ऑडियंस है, जो देखने वाले लोग हैं, उनको आनंद आए सुनकर, क्योंकि पुराने नाम को सुनकर आजकल अपन भी आनंद लेते हैं। कोई भी कॉमेडियन देखो आज के समय जो कॉमेडी कर रहे हैं, वो भी इसी चीज को लेकर करते हैं कि पुराने नामों को यूज करते हैं। बाय एक्सपोजिंग द जो हिपोक्रेसी एंड द मोरल करप्शन। तो किसको, जो हिपोक्रेसी क्या होती है कि कोई मतलब कोई भी व्यक्ति द्वंद्वात्मक अगर कोई व्यक्तित्व का रिप्रेजेंटेशन करता है, मतलब कोई आपका साथ का दोस्त है, उसको कहे कि मैं तो पढ़कर आया ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा मैं तो, है ना, और जब उसके रिजल्ट देखते हो तो उसके 90% नंबर आ गए, तो आप क्या कहोगे भाई, हिपोक्रेसी की तो सीमा होती है। ये वाला आपने मीम देखा होगा ना, तो वही है। तो इसी को क्या कहा जाता है, जो द्वंद्वात्मक अपनी पर्सनैलिटी को दिखाता है, वो बातें करता कुछ है, कहता कुछ और करता कुछ है, उसको हिपोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। एंड मोरल करप्शन, मतलब नैतिक जो भ्रष्टाचार है। नैतिक भ्रष्टाचार क्या हो गया भाई, जो इंसान, अगर कोई इंसान सरकारी नौकरी लग जाए, उसका काम क्या है, जनता की सेवा करना, लेकिन जनता की सेवा क्या करने के बजाय वो क्या कर रहा है, आपके सामने खुद की सेवा करने में लगा हुआ है, अपनी जेब भरने में लगा हुआ है, उसको क्या कहा जाएगा, मोरल करप्शन के नाम से जाना जाएगा। बीनेथ द पोलिश सरफेस ऑफ द एरिस्टोक्रेसी सोसाइटी, साथ के साथ क्या देखने को मिल रहा है, जो अरिस्टो, जो कुलीन शास्त्र, जो कुलीन समाज है, कुलीन समाज क्या होता है, आपके सामने बहुत पैसे वाले लोग होते हैं ना, है ना, 3-4 नाम आजकल आप देखने को मिलता है आपके सामने इंडिया में भी, जिसपे अक्सर दूसरी पार्टी आरोप लगाती रहती है, उसी को कुलीन समाज के नाम से बोला जाता है। हाँ, अच्छा अमीर घराने वाले लोग होते हैं ना, उनके बारे में। तो ये जो आपके सामने ये जो खूब पैसे वाले लोग हैं, ये दिखाते कुछ है, सोशल मीडिया पे इनकी पीआर देखोगे तो वो कुछ होती कुछ और है, लेकिन जैसे आप इन लोगों के पास उठना बैठना शुरू होगा, आपको इन लोगों की सच्चाई पता चलेगी, तो आपको अंदर से यही फीलिंग आएगी कि ये जो सोशल मीडिया पे जो जिंदगी दिखाते हैं, वैसी तो इनकी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार की चीजों पर हमेशा कमेंट किया गया है कि हिपोक्रेसी की तो सीमा होती है। समझ में आ गया आपके सामने? अगला क्या है, सेंटिमेंटल कॉमेडी। अब सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या होती है, इसके बारे में अपन डिटेल में देखेंगे। The form imaged in the 18th century has the reaction against the uh, cynical immorality of the comedy of manners। तो ये इस प्रकार की जो कॉमेडी है, ये कब इमर्ज होती है, कब पूरी दुनिया के सामने आती है, 18वीं शताब्दी के आसपास इस प्रकार की जो कॉमेडी है वो पूरी दुनिया के सामने निकल कर आती है। किसके साथ, हैज ए रिएक्शन अगेंस्ट द साइनिकल इमोरलिटी, मतलब कब निकल के आती है, एक रिएक्शन, एक आपके सामने जो लोगों ने आपको कोई चीज कहा, उसके जो प्रतिक्रिया में, अगेंस्ट द सिनिकल इमोरलिटी, आपके सामने जो निंदक इमोरलिटी होती है, जो लोग नैतिक कार्य करते हैं, उसके ऊपर देखने को मिलते हैं। मतलब सीधी बात है, कोई इंसान गलत कार्य करता ना, उसके ऊपर आपके सामने ये हास्यास्पद कॉमेडी देखने को मिलती है। ऑफ द कॉमेडी ऑफ द मैनर्स, और इसी प्रकार की कॉमेडी को क्या कहा जाता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के नाम से जाना जाता है। इसके की फीचर क्या होते हैं, इसके प्रमुख पॉइंट क्या होते हैं, इट प्रायोरिटाइज द वर्च्यू मोरलिटी एंड द डीप फीलिंग। ये क्या करती है, आपके सामने आपकी जो नैतिकता होगी, नैतिकता मतलब अपने जो संस्कार होते हैं ना, उसी को नैतिकता बोला जाता है। नैतिकता पर बात करती है, डीप फीलिंग आपसे जो गहराई से जो आपकी भावनाएं होती हैं, उसके ऊपर बात करने का कार्य करती है। ओवर विट एंड सटायर, साथ के साथ क्या करती है, आपके साथ जो सटायर होता है, हंसी मजाक होता है, उसके ऊपर भी ये कमेंट करने का प्रयास करती है।
Characteristics are often deeply depressed but ultimately rewarded for their goodness. मतलब क्या होता है, जो करेक्टर होता है, जो चरित्र दिखाया जाता है, जिस पात्र को यूज किया जाता है, जो नायक यूज किया गया, नायिका यूज की गई, उसको क्या किया जा रहा है, डीपली डिस्ट्रेस्ड किया जा रहा है, मतलब उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, बट आर अल्टीमेटली रिवार्डेड फॉर देयर गुडनेस। लेकिन अंत में उस पर क्या किया जाता है, उसके ऊपर लास्ट में उसको, अगर वो अच्छा काम करता है तो उसकी बढ़ाई भी कर दी जाती है। मतलब पहले तो किसी इंसान को नीचा दिखाया जा रहा है और फिर उसके बाद में अगर वो अच्छा काम करता है, लास्ट में उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट कर दी जाती है, अच्छाई के बारे में भी बता दिया जाता है। द एम टू इवोक टेंडर इमोशन एंड टीयर रेदर देन द लाफ्टर। तो यहाँ पर क्या दिखाया जाता है आपके सामने, एम क्या होता है, इमोशन एंड टीयर, मतलब कोई भी जो दर्शक होते हैं वो इसमें क्या होता है, आपको हंसी के साथ साथ आप काफी बार लोगों के आंसू निकलते हुए भी देख सकते हो। समझ में आ गया? मतलब इस प्रकार की कॉमेडी नहीं होती है जिसमें आप लोग हंसते भी हैं और बीच बीच में उनको ऐसी कोई इमोशनल बात बता दी जाती है जिससे उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। इसी प्रकार की कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। अगला क्या पर्पज क्या है, टू री इन्फोर्स द मिडिल क्लास मोरलिटी, जो मिडिल क्लास, जो समाज का मध्यम वर्ग है, उसके अंदर नैतिकता को जोड़ा जाए। Olive Goldsmith, she stops to conquer is often seen as a blend reaction against the pure sentimental of the form while the retaining to the focus of morality। तो जो आपके सामने ओलिवर गोल्ड स्मिथ नाम के जो आपके सामने राइटर हुए हैं, इन्होंने सी स्टॉप टू कॉन्कर नामक जो कविता लिखी, इसमें क्या क्या है, सी ऑफ्टन सीन एज ए ब्लेंड, मतलब उसको अगर आप समझोगे तो ऐसे लगेगा कि इन्होंने जो ब्लेंड किया, ब्लेंड का अर्थ क्या होता है, दो चीजों का जो मिलन होता है ना, जैसे संध्या, रात्रिकालीन का जो संध्या का समय होता है, वहां पर दिन सूरज का ढलना और रात्रि, और आपके सामने जो सूरज, सूरज की जो सूरज का ढलना और रात्रि जो रात का आना, अंधेरे का और जो प्रकाश का, दोनों का मिलन होता है, उसी को संध्या बोलते हैं ना। उसी तरीके से ब्लेंड देखने को मिलता है। रिएक्टिंग अगेंस्ट द प्योर सेंटिमेंटल फॉर्म, मतलब प्योर भावनात्मक रूप से आपके सामने जो तरीका देखने को मिलता है। वाइल रिटर्निंग इन फोकस ऑन मोरलिटी, जब हम नैतिकता की तरफ क्या करते हैं, आपके सामने नैतिकता की तरफ फोकस करते हैं, नैतिकता की तरफ अपन ध्यान केंद्रित करते हैं। तब समझ में आ गया? तो ये है आपके सामने 18th सेंचुरी लिटरेचर, 18वीं शताब्दी का जो साहित्य है उससे संबंधित कंप्लीट का कंप्लीट मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। अब आप इसको अच्छे से करके चले जाना। यूनिट फर्स्ट को यूनिट सेकंड, थर्ड और फिफ्थ भी कराऊंगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर जरूर से कर लेना।